वह खून कहो किस काम कहे, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस काम कहे, आ सके देश की काम नहीं। वह खून कहो किस काम कहे, जिसमें जीवन रवानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है, पानी है। नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर। साथियों, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है, पानी है। ऐसी भूमि, राजस्थान के वीरों की ऐसी भूमि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कभी परवश होना नहीं सीखा, परतंत्र होना नहीं सीखा, दूसरों के अंडर में रहना नहीं सीखा। हाँ, कुछ गद्दार हुए, मान सिंह जैसे, जिनको आज भी सारा समाज गाली देता है, चाहे राजस्थान का राजपूताना समाज हो और चाहे देश से प्यार करने वाला समाज हो, आज भी गाली देता है। फिलहाल मैं राजस्थान की माटी के बारे में थोड़ा बहुत परिचय आपको कराऊंगा और परिचय करूंगा, प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी, क्योंकि एक बार मैं टहल चुका हूं और आपको इसी पढ़ाने के दौरान एक बार कायदे से और टहलूंगा। ठीक है साथियों, और ये चूंकि इस ढंग का सीरीज है आपका, जो कि कोई भी पेपर हो जिसमें राजस्थान जीके इंक्लूड हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो राजस्थान पीटीआई हो या कोई और एग्जाम हो, सब में काम आएगा साथियों। और मैं चाहूंगा प्रैक्टिकल तरीके से लेके चलूं, और स्पेशली राजस्थान के लोगों से भी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि वहां बेसिक चीजें बिल्कुल जानते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर उनको मालूम है। 33 जिलों में कम से कम 20 के बारे में तो कायदे से मालूम होगा, और अगल बगल सब लोग रह ही रहे हैं। कौन ऐसा जो नहीं जानता सिरोही क्या है, कौन ऐसा जो नहीं जानता गुरुशिखर क्या है, अरावली क्या है, थार का मरुस्थल क्या है, माउंट आबू, जैन धर्म, दिलवाड़ा मंदिर क्या है, नक्की झील क्या है, कौन नहीं जानता, सांबर झील क्या है, जैसलमेर। हाँ, ऊंटों की सवारी किसने नहीं किया, राजस्थान में लगभग सभी जानते हैं। मेरा उद्देश्य है राजस्थान से सटे हुए ऐसे प्रदेश जो राजस्थान के एग्जाम में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन वहां के जीके से, वहां के संस्कृत से, वहां के कल्चर से थोड़ा कम परिचित है। मैं ऐसे लोगों को टारगेट करके पढ़ा रहा हूं साथियों। ठीक है, और अभी मेरा पर्पज है थोड़े सामान्य रूप में लेके चलो, बहुत डिटेल में नहीं, अदरवाइज हो सकता हो कि बिल्कुल फ्लॉप हो जाए सब कुछ। ठीक है, आपके माइंड से निकल जाए। ठीक है, तो सिंपल वे में चलूंगा धीरे धीरे। हमने पिछले चैप्टर में 33 जिलों के बारे में थोड़ा बहुत देखा कि 10-15 जिलों को जानने का प्रयास किया। कौन पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, सबसे उत्तर गंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर और जैसलमेर को देखा हमने। पाली को देखा कि एकमात्र ऐसा जिला जो 8 जिलों से सीमा बनाता है, सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाने वाला पाली को देखा हमने। और भी थोड़ा थोड़ा चीज देखा, इधर यूपी से सटे हुए हमने धौलपुर और इधर भरतपुर को देखा। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को देखा हमने। तो कुछ बेसिक चीजों को देखा। आज सेकंड पार्ट में चलते हैं, थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, अभी देखिए, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पाकिस्तान से सटे हुए। इसमें से 2 ऐसे जिले हैं साथियों जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, माने राज्य के साथ भी सीमा बनाते हैं, स्टेट के साथ भी सीमा बनाते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करते हैं। माने देखिए, आपका श्रीगंगानगर और बाड़मेर। तो बाड़मेर गुजरात से थोड़ा सा लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा लगा हुआ है, ये बहुत थोड़ा सा लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, गुजरात से सबसे छोटी सीमा है, पूरे राजस्थान की सबसे छोटी सीमा यही है, बाड़मेर से जो गुजरात की सीमा। और इधर श्री गंगानगर, इधर देखिए पंजाब से लगा हुआ है, माने एक स्टेट से लगा हुआ पंजाब से, इधर पाकिस्तान से तो है ही। ये एक स्टेट लगा गुजरात से, इधर पाकिस्तान से तो है ही, और ये लोग तो सिर्फ पाकिस्तान से है। ठीक है, तो 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय माने राज्य के साथ और अंतर्राष्ट्रीय माने पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन? श्री गंगानगर, बाड़मेर। श्री गंगानगर, बाड़मेर। सबसे छोटी सीमा साथियों किसकी है? बाड़मेर की, गुजरात से। और सबसे बड़ी झालावाड़, ये देखिए झालावाड़, अभी हम लोग देखेंगे, यहां से इतना लंबा सीमा, यहां से यहां इतना। अब धीरे धीरे धीरे, मैंने कहा था आपको 33 जिलों के नाम और काम दोनों सब गिना दूंगा, लेकिन आप धीरे धीरे चलेंगे तभी। ठीक है, हमने उस बार अजमेर की कहानी बताई, थोड़ा चित्तौड़ की कहानी बताई, ठीक है, और भरतपुर का कहानी बताया, थोड़ा 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 राजपूतों का एक बेसिक हमने जानकारी दिया, कौन बप्पा रावल या पद्मावती या राणा प्रताप या राणा सांगा,
राणा कुंभा, मीराबाई, थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास किया था। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे चलेंगे। ठीक, तो ये झालावाड़ एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, लेकिन सबसे लंबी सीमा है, सबसे लंबी सीमा। ठीक है, झालावाड़ जिले से, और सबसे छोटी सीमा बाड़मेर से, बहुत छोटी सी गुजरात से है वो, ये मध्य प्रदेश से साथियों। और वैसे भी मैंने बताया था 5 प्रदेश से सटा हुआ है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, गुजरात। और सबसे छोटी सीमा देखिए मात्र इतना है पंजाब से, मात्र इतना पंजाब। ठीक है, कितना है? लगभग 89 किलोमीटर, बस 89 किलोमीटर पंजाब से। सबसे मध्य प्रदेश से देखिए, यहां से मध्य प्रदेश से सबसे लंबी सीमा है, क्योंकि इधर से लेके यहां से लेके यहां से लेके इधर तक पूरा यह है 1600 किलोमीटर। ठीक है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, और अब सबसे बड़ी सबसे छोटी हो गई, सबसे छोटी सीमा पंजाब से, सबसे बड़ी सीमा किसे? मध्य प्रदेश से। ठीक है, और उसके बाद देखिए हरियाणा से भी काफी लंबी सीमा है। ठीक है, हरियाणा से, गुजरात से भी है, देखिए इधर गुजरात से भी है ठीक ठाक सीमा। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी है ही। ठीक है, अब सबसे बड़ा छोटा हो गया, बीच में बता दूंगा उत्तर प्रदेश से कितना है। अब आपका सिंपल है 1262, 1022 और 677। ठीक है, 677 या 778, आप समझ जाइए कि तीनों से और अलग अलग है। तो कुल मिला जुला कर सबसे बड़ी सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर, किससे? मध्य प्रदेश से। सबसे छोटी सीमा पंजाब से 89 किलोमीटर। ठीक है, अभी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। बस यहां देख लेते हैं कि एक मोटा मोटा आंकड़ा दे दूं। ये देखिए कोटा साथियों, कोटा जिला, आपको पता होगा कोटा की क्या खासियत है? शिक्षा का गढ़ है ये। आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी कोचिंग, एलन कोचिंग, जो आपका मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए जो बहुत फेमस है, ये कोटा में ही है। कोटा इस समय शिक्षा का गढ़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा कमाई का स्रोत हो चुका है राजस्थान के। ठीक है, कोटा फैक्ट्री नामक आपकी वेब सीरीज भी बनी हुई है। आपने मिस्टर जीतू का शायद वेब सीरीज देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जब तक अगर एग्जाम नहीं है तो थोड़ा बहुत देख लिया करिए। पूरा कोटा से अच्छी तरीके से परिचित हो जाएंगे कि कोटा के बच्चे आत्महत्या क्यों करते हैं, वहां पर डिप्रेशन क्यों होता है, वहां पर अच्छा क्या है बुरा क्या है। कोटा फैक्ट्री, ठीक है, मिस्टर जितेंद्र का, जिन्होंने पंचायत सीरीज बनाई थी। तो कोटा में क्या खासियत है? ये 2 बार मध्य प्रदेश से सीमा शेयर करता है। ठीक है, 2 बार। देखिए इधर, इधर एक बार, इधर, फिर इधर गायब हो जाता है, फिर इधर करता है शेयर। ठीक है, और उसके दौरान 2-2 अलग अलग जिला से वो सटने का काम करता है। 2 अलग जिला से इधर और 2 अलग जिला से इधर बनाता है सीमा। देखिए पहला तो 12, ठीक है, 12 माने इधर देखिए 12 से बनाता है, इधर देखिए, और इधर सवाई माधोपुर। माने कोटा एक ऐसा जिला है जो 2 बार मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, एक इधर एक इधर। तो यहां पर 2 जिलों से सीमा बनाता है, एक सवाई माधोपुर, देखिए सवाई माधोपुर, एक 12 झालावाड़, 12 झालावाड़। ठीक है, धीरे 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 3300 जिले आपको याद हो जाएंगे। 12 झालावाड़, ठीक है, और ये कोटा है। कोटा माने वही एलन कोचिंग, ठीक है, कोटा माने मेडिकल, कोटा माने इंजीनियरिंग। मेरे ख्याल से कई हजार टीचर वहां पर हैं। ठीक है, बड़े बड़े IITians हैं, बड़े बड़े मेडिकल मतलब टॉपर हैं, या MBBS है, सब छोड़ छाड़ के अपना अच्छे पैकेज पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। हजारों प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, बात ही दूसरी है। फिलहाल सवाई माधोपुर और 12, और इधर किससे करता है कोटा? इधर देखिए, इधर झालावाड़ से कर रहा है, ठीक है, और इधर चित्तौड़ से कर रहा है। देखिए इधर चित्तौड़ से सीमा से कर रहा है, और इधर झालावाड़ मैंने बता दिया सबसे बड़ी सीमा अगर मध्य प्रदेश से कोई बनाता है तो झालावाड़। तो कोटा कितने जिलों से सटा? 4 जिलों से, स्पेशली जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाती है। ठीक है, ये सवाई माधोपुर और ये 12, फिर इधर झालावाड़, ठीक है, ये झालावाड़, और इधर चित्तौड़। ठीक, चित्तौड़, ये देखिए चित्तौड़ 2 पार्ट में है। ये चित्तौड़, इधर चित्तौड़, इधर चित्तौड़, इधर चित्तौड़, थोड़ा सा जो आपको ब्राउन में थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, तो ये है, माने कोटा 4 जिलों से इस ढंग से सटा है जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाती है। ठीक है, धौलपुर मैंने बताया था, यूपी से सटा हुआ धौलपुर। ठीक है, अलवर साथियों, अलवर मैंने एक छोटी सी कहानी बताई थी। अलवर के राजा मंगल सिंह, अलवर
कि राजा मंगल सिंह जिनको ये बड़ा घमंड था, मूर्ति पूजा से बड़ा चिढ़ था, उनकी पिताजी की मूर्ति को गिराकर उस पर थूकने को कहा करके स्वामी विवेकानंद ने यह साबित किया कि नहीं, मूर्ति में भले जान हो ना हो, लेकिन मूर्ति के माध्यम से हम अपने इष्ट की आराधना करते, वही सनातन धर्म का सार है। तो अलवर, ये अलवर, इसके बारे में बताऊंगा। झुंझुनू जिला साथियों, झुंझुनू देखिए धीरे धीरे हम लोग परिचित हो रहे हैं। खेतड़ी, आपने नाम सुना होगा, तांबा राजधानी, या भारत में सर्वाधिक तांबा इसलिए कहाँ पाया जाता है? खेतड़ी में, ठीक है, खेतड़ी राजस्थान। तो खेतड़ी का राजा, थोड़ी सी और कहानी बता दूं, अजीत सिंह। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का जो पूर्व नाम था स्वामी विविदिशानंद, उनका नाम विवेकानंद दिया था किसने? अजीत सिंह ने। बहुत बड़े भक्त थे। जब शिकागो सम्मेलन में 1893 में स्वामी विवेकानंद जी जा रहे थे, कहाँ? अमेरिका में भाग लेने, तो सर्वाधिक अगर कोई आर्थिक मदद किया था, भावनात्मक मदद किया था, सामाजिक मदद किया था, तो इस आदमी ने, अजीत सिंह। उन्हीं की कृपा से इनको एक पुत्र भी हुआ था। कृपा माने उनका आशीर्वाद लगा, उनको लगा कि इनके प्रसाद से मेरे प्रसाद में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, ठीक है। तो अजीत सिंह बहुत बड़े भक्त थे किसके? स्वामी विवेकानंद जी के, और नाम उन्होंने दिया था स्वामी विवेकानंद जी। ये झुंझुनू जिला में है खेतड़ी बहुत गजब का जगह है जहां पर बहुत ज्यादा तांबा पाया जाता है। उसी खेतड़ी के राजा से अजीत सिंह, जिन्होंने उनको नाम दिया था स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है। फिलहाल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, ठीक। ये हो गया हमारा थोड़ा सा। अब देख लेते हैं इसका देशांतर और अक्षांशीय विस्तार कितना है साथियों। अब देशांतर जो जान रहे हो तो ठीक है, नहीं जान रहे तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, ठीक। देशांतर और अक्षांश, ठीक है। ये देखिए आपका ये ग्लोब, ठीक है, ग्लोब है ये। तो ग्लोब है, अब ये चपटी है, गोली है, थोड़ी बहुत खुरदरी टाइप है, इसको बाद में देखेंगे। बस इतना जाने कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा सैटेलाइट से जो पृथ्वी का नक्शा आता है, ये इस टाइप का है, थोड़ा सा बेलचाकार। उसके बीचों बीच जो ये खींचा गया है, ये रेखा, काल्पनिक रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। भुइयां के मध्य रेखा, भुइयां माने जमीन। तो ये जो इक्वेटर लाइन है, सबसे बीच में बिल्कुल खींचा गया काल्पनिक रेखा है, ठीक है। अब यहां पर एक रेखा और खींचा गया है, ठीक है, सीधे सीधे मैंने टेढ़ा बना दिया। एक ऊपर माने भूमध्य रेखा के ऊपर भी एक लाइन है, एक नीचे भी लाइन है। अगर यहां पर आप डी लगाते हैं, चांदा जिसको बोलते हैं, तो यहां से इसका अगर एंगल लेते हैं, ये एंगल लेते हैं, तो यहां पर आएगा 23.5 अंश, ठीक है, 23.5 अंश। आपने शायद बचपन में मैथ लगाया होगा, तो हाँ, चांदा से माने डी से लगाते थे, या फिर जो जिसको बोलते थे डेढ़ टंगा, है ना, कंपास जिसको बोलते हैं। तो डेढ़ टंगा माने डेढ़ टंग वाला जिसमें पेंसिल आप फंसाते थे, तो उसके आधार पर बिना किसी डी के हेल्प से वो स्टाइलिश बनता था, कोण निकाला जाता था। तो 23.5 अंश इधर, 23.5 अंश इधर, 23.5 अंश इधर, 23.5 अंश इधर। इस रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये मैं आशा करता हूं कि बच्चा जानता है, इतने लोग पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। ये काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा, उसके उत्तर में कर्क रेखा, उसके दक्षिण में भूमध्य रेखा, ठीक है। इसने पूरी धरती को दो बार बांट दिया, दो भागों में बांट दिया, ये दो भागों में बांट दिया। और ये 23.5 अंश ऊपर कर्क रेखा हो गया, 23.5 अंश नीचे भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है, भूमध्य रेखा। तो जो इतनी लेटी हुई ये जो रेखाएं हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये जितनी लेटी हुई काल्पनिक रेखाएं हैं, इसको 90 इधर है, 90 उधर है, बीच में एक है 181, माने जितनी काल्पनिक रेखाएं हैं साथियों, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। अक्षांश हिंदी में पहले जान लेते हैं, फिर इंग्लिश में जानेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग अक्षांश। देखिए ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। यहाँ पर बहुत ठंडी होती है,
इसीलिए यहाँ पर एक महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। यहाँ भी बहुत ठंडी, क्योंकि सूर्य की रोशनी स्लैंटिंग वे में पड़ती है, थोड़ी तिरछी पड़ती है, और जब धूप का दिशा नहीं पड़ेगी, जहाँ तेजी से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, वहाँ ठंडा रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर 6 महीने दिन 6 महीने रात, फिलहाल इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो जो लेटी हुई जितनी रेखाएं हैं इस प्रकार से हॉरिजेंटल, ठीक है, जितनी भी क्षैतिज रेखाएं हैं उसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश, ठीक है। ये टाइप की रेखा है अक्षांश रेखा, ठीक है, अक्षांश रेखा। और अगर वो खड़ी खड़ी है, देखिए ये खड़ी खड़ी, ये बीच का हो गया, ठीक है, चलिए अच्छा, ये बीच का हो गया, ये रेखा इसको बोलते हैं 0 अंश देशांतर रेखा, ठीक है। ये भी जो भूमध्य रेखा, ये 0 अंश है, 0 अंश, बीच का 0 अंश, उसके ऊपर अब जाएगा 90 अंश, फिर इधर 90 अंश, तो फिर आप ये 0 अंश देशांतर रेखा, ये 0 अंश देशांतर रेखा, ठीक है, 0 अंश। अब इसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, ठीक है, खड़े खड़े। तो यहां पर जितनी रेखाएं हैं साथियों, इसको हम लोग बोलेंगे देशांतर रेखा, ठीक है, देशांतर रेखा। जितनी काल्पनिक रेखा इधर बनी है, ये पश्चिमी देशांतर है और इधर पूर्वी है। चूंकि हमको मालूम है मैप हम इधर से गिनते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहां पर ये जो बीच वाला रेखा है, ये 0 अंश देशांतर रेखा, ठीक है, 0 अंश देशांतर, ठीक। हमारा भारत, चूंकि भारत, ध्यान दीजिएगा, मोटे मोटे आंकड़ा हम देखें, सॉरी, मोटे मोटे आंकड़ा हम देखें तो भारत का अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है, ध्यान दीजिएगा, 8 अंश से 37 अंश, ठीक है, और 68 से 97 अंश, मोटा मोटा, नहीं तो 97 2 5 है, तो 8 अंश से 37 अंश, 68 से 97 हमारे भारत का कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में। माने ये जो हेमिस्फीयर है, ये जो है, ये इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, माने यहां पर होगा। पूर्वी देशांतर में है, देखिए ये पूर्वी देशांतर, 2 देशांतर है, और ये उत्तरी अक्षांश, ध्यान दीजिएगा। पूर्वी देशांतर माने ये पश्चिम, ये पूरब, इसका मतलब हमारा भारत इतने में ही है, इतने में ही है भारत। क्यों? क्योंकि दक्षिण में तो है नहीं, क्योंकि 8 अंश से 37 अंश उत्तरी अक्षांश में। तो इस प्रकार की जो रेखा है वो अक्षांश, इस प्रकार की जो रेखा है वो देशांतर। बच्चा बच्चा जानता होगा, मुझे मालूम है। इसका मतलब हमारा भारत देश इसी में है। और कर्क रेखा के बीचों बीच होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा ये है। और अगर हम देखें 8 अंश से 37 अंश, तो 0 ये है, 23.5 ये है। तो पहले हम 68 से 97 मान लें, ये 0 है, और यहाँ पर जो लास्ट है ये 180 अंश है, और ये जो लास्ट है 180 अंश पश्चिम में है, ठीक है। इसका मतलब हमारा भारत कितना होगा, 68 से 97, माने मान के चलो, कल्पना मान लो ये 68 है और ये 97 है। तो यहाँ पर चलिए, हमारा भारत यहीं पर कहीं है, ठीक है। हमारा भारत इसी के बीच में कहीं पर है, बस इसी के बीच। क्यों? क्योंकि देशांतरी विस्तार हमारे भारत का 68 से 97, 68 97, इसी के बीच में कहीं भारत है। तो उसको हम लोग अक्षांश से बांध देते हैं, 8 अंश से 37 अंश। तो चूंकि ये 0 है और ये 23.5 अंश है, तो हमको 0 से मान लीजिए ये 8 है, ठीक है, और 23.5 से ऊपर होगा 37.5, यहाँ मान लीजिए 37.5 है, ठीक, ये 37.5, माने इधर कर लेते, इधर कर लेते, इधर कर लेते, इधर। ये हमारा भारत इसी में है। और बीचों बीच देखिए ये क्या गुजरा है, कर्क रेखा गुजरा है, बीचों बीच, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजर रही है। राजस्थान के कुछ जगहों से होकर गुजरती है, ठीक है, बांसवाड़ा, ठीक, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बीचों बीच से गुजरती है, डूंगरपुर के बिल्कुल दक्षिण से, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर वही उदयपुर के बिल्कुल पास में। तो भारत हमारा यहां पर है। अब चूंकि राजस्थान, अब देखिए भारत का नक्शा ये है, ठीक है, अगर दिखाया जाए राजस्थान यहीं पर है, इसका मतलब कहीं कहीं से टच करते हुए कर्क रेखा जा रही है, ठीक। यहां का क्या होगा, 23 अंश से 30 अंश, मोटा मोटा आंकड़ा 23 से 30, और ये क्या है 69 से 78, ठीक है। वैसे में 23.03 से 23 अंश 3 से 30 अंश 12, और 69
30 से 78 17, मतलब मोटा मोटा आंकड़ा ये है। ठीक, अब मैं उसमें 12 17 नहीं लिख रहा हूं। इसका मतलब राजस्थान का जो मैप है 23 अंश, हमारा कितना है 8 अंश से 37, क्या ये अक्षांश, ठीक है 8 अंश से 37। तो चूंकि अक्षांश जो है इस प्रकार की रेखाएं हैं, हमारा 8 नीचे वाला है लेकिन राजस्थान तो यहां है ना, अब 23 ये कर्क रेखा पे है, इसका मतलब लगभग यहीं पर है। ठीक है, एकदम कर्क रेखा के पास में, कर्क रेखा से एकदम सटा हुआ जा रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है। ठीक, कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर है, कर्क रेखा सटते हुए जा रही है। ठीक है, तो 23 अंश से 30 अंश, 30 अंश माने थोड़ा सा ऊपर तक, थोड़ा सा ऊपर तक है, माने यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, अब आपको इसमें थोड़ा सा ये अभी दिखा रहा हूँ मैप में। और 69 77, चूंकि 68 है हमारा पूरे भारत का, ये जो लास्ट, अब देखिए ये जो लास्ट सिरा है ये भारत का नक्शा, ये भारत का नक्शा, यहाँ पे 68 अंश देशांतर है और यहाँ पे 97, माने अरुणाचल प्रदेश 97 और गुजरात जो है 68। लेकिन चूंकि ये 69 है, कौन सा राजस्थान का, इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ है, थोड़ा सा हो गया 69 और क्या 78, 78 माने यहीं पर कहीं जाएगा, चूंकि राजस्थान इतना दूर तक है कि 78 आएगा ना। यहाँ तो हमारा 97 तो हमारा भारत का पूरा है ये, तो 69 से 78, 69 से 78, 9 में बढ़ गया है इसमें, 69 से 78। और अक्षांश जो है 23 से, ये देखिए 23 से 30, 23 से 30, 69 से 78, 23 से 30, ये बार बार पेपर में पूछता है और आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, रटेंगे तो भूल जाएंगे, दिमाग में रखिए। हमारा कर्क रेखा 23.5 अंश से गुजरती है, तो थोड़ा सा उसके आसपास 23 अंश प्लस 30, 23 से 30, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर। हम लोग कितने अक्षांश है, ये अक्षांश कितना है, ये हमारा देखिए 37 अंश तक है और ये हमारा 8 अंश है। तो 8 से 37 तो पूरा भारत है, लेकिन राजस्थान कितना है 23 से 30, 23 से 30, 23 से 30। और पूरे भारत का देशांतर कितना है 68 से 97 और ये 69 से 78, मतलब यहीं पर। ठीक है, 69 से 78 ये हमारा राजस्थान का है। ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं, 23 से 30, 69 से 78। ठीक है, मैप में देख लेते हैं। देखिए ये, इसका मतलब हमारा जो राजस्थान की ये लास्ट है, ये जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, ये कितना है, ये है 69 डिग्री। ठीक है, 69 डिग्री, ठीक है 69। और जो कि हमारा भारत कितना था 68, माने एक अंश थोड़ा सा इधर खिसका हुआ है, बस इसके लास्ट में गुजरात वाला है सिस्टम। ठीक है, 69 से अब यहाँ जो है लास्ट धौलपुर वाला जो लास्ट है ये है 78 डिग्री। ठीक है, 78 डिग्री बस। और जो लास्ट इधर है, क्या नाम है, बांसवाड़ा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आएगा 23 अंश से 03 से। अब यहाँ पर जो आएगा ये लास्ट यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ ये आएगा 30। ठीक, 69 से 78, 23 से 30, 69 से 78, 23 से 30, एक मोटा मोटा आंकड़ा, ऊपर जाएगा बढ़ता जाएगा, इधर जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इधर हम लोग 4 देखे थे, बालुका प्रदेश, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। जैसलमेर बाड़मेर सबसे बड़ा अगर कोई प्रदेश है तो ध्यान दीजिएगा, ये है 38,401 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा जिला। प्रदेश नहीं, प्रदेश तो सबसे बड़ा है ही, प्रदेश का क्षेत्रफल मैंने बताया था। ठीक है, सबसे बड़ा है और उसको आंकड़े के साथ बताया था। तो सबसे बड़ा ये जिला है, सबसे छोटा धौलपुर। ठीक है, सबसे छोटा धौलपुर 3030 या 33 मान लीजिए, ये बस मात्र 3000 वर्ग किलोमीटर में है और ये 38,000 वर्ग किलोमीटर, 38,000 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 38,000 वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो धौलपुर जैसलमेर, जैसलमेर धौलपुर, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला, सबसे छोटा क्षेत्रफल में जिला। ठीक है, और मैंने बताया कि बाड़मेर जो है सबसे छोटी सीमा बनाता है किससे, किसी भी प्रदेश से, गुजरात से बना रहा है। और झालावाड़ जो है सबसे बड़ी सीमा बना रहा है, मध्य प्रदेश से बना रहा है। ठीक है, झुंझुनू में खेतड़ी है, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद नाम दिया था, प्लस खेतड़ी तांबा के लिए मशहूर है। ठीक है, हनुमानगढ़, चलिए फिलहाल अब हम लोग जब इंदिरा नहर पढ़ेंगे,
इस पूरे सिस्टम को हरा भरा करने वाला अगर कोई इंदिरा नहर, भारत की सबसे लंबी नहर, अब उसको इंदिरा नहर बोलिए, शारदा है ना, शारदा नहर तो फिलहाल दूसरी चीज़ हो जा रही है, लेकिन उसके बारे में हम लोग देखेंगे, पूरा फिगर से पढ़ेंगे तब मजा आएगा। ठीक, रही बात इधर से, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, सिरोही थोड़ा जान लीजिए, सिरोही, ये सिरोही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये सिरोही जिला भूलेगा मत साथियों, ठीक है, ये सिरोही क्यों नहीं भूलना है, सिरोही बार बार आएगा, ठीक है। जालौर, मैंने कहा था जालौन, जालौर, जालौन, जालौर है ना, यूपी से रिलेटेड है। बाड़मेर के बाद जालौर है, जालौर के बाद सिरोही है, सिरोही के बाद उदयपुर, उदयपुर तो राणा प्रताप की भूमि है, उदय सिंह की भूमि है, ठीक है। उदयपुर तो चित्तौड़ वाले, देखिए इधर चित्तौड़। अब इसकी कहानी, जब चेतक की कहानी और जब पूरी ऐतिहासिक ढंग से चलूंगा तब एकदम आपको मजा आकर लगेगा, ठीक है। ये उदयपुर, ये चित्तौड़, ये राजसमंद, ये प्रतापगढ़, ये ज्यादातर ये सब क्षेत्र साथियों किस में आता है, मेवाड़ क्षेत्र में, ठीक, मेवाड़ में, ठीक है। 3-4 नाम जानिए, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि 4 जिले हैं कि 5 जिले हैं, अभी तो आप 3-4 जिले जानिए, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा, ये स्पेशली 3-4 जो जिले हैं वो आते हैं मेवाड़ में। मेवाड़ नाम सुना होगा, मेवाड़ कोई एक जिला नहीं था, मेवाड़ एक रीजन था। जिस प्रकार से इस समय राजस्थान 7 संभागों में बटा हुआ है, ठीक है, धीरे 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 हम लोग चलेंगे। तो ये मेवाड़ क्षेत्र था, मेवाड़ कोई जिला नहीं था, चित्तौड़ जिला था, उदयपुर जिला था, भीलवाड़ा जिला था, बांसवाड़ा जिला था, राजसमंद जिला था, प्रतापगढ़ जिला था, ठीक है। आपको ध्यान दीजिएगा, धीरे 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 याद करते जाइए। क्या है, बाड़मेर के बाद जालौर एक याद करना, उसके बाद सिरोही, सिरोही से क्या है कि यहीं से पूरे विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत निकलता है, क्या, यहां बहुत चौड़ा है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसको एग्जैक्ट मैं जिले से नहीं बता रहा हूं, अरावली पर्वत श्रृंखला जो एक जल विभाजक भी काम करता है, प्लस 2 भागों में बांट देता है, किसको, पूरे राजस्थान को, ठीक, राजस्थान को। इसका विस्तार तो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है साथियों, दिल्ली तक, ठीक, दिल्ली तक। देखिए ये दिल्ली, यहां दिल्ली में आप शायद गए हों, कहाँ, राष्ट्रपति भवन में। तो राष्ट्रपति भवन में जब जाएंगे आप तो अगल बगल और सब, हाँ, मंत्रालय है, लेकिन वहां पर इसको कहा जाता है रायसीना पहाड़ी, किसको, अरावली पर्वत को। अरावली वलित पर्वत माने वलन उसमें पड़ा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा भी है, ठीक है, भौगोलिक जो हलचल हुआ है बहुत कारण है। तो विश्व की सबसे पुरानी, अब पुरानी मतलब कि वो अपनी युवावस्था में नहीं है, उसकी ऊंचाई खत्म हो चुकी है। जिस प्रकार से आप उन्नत उदान तने रहते हैं जवानी में, आपका जब शौर्य उस समय जब बिल्कुल अपने उन्नत अवस्था में होती है तो कैसे आप तने रहते हैं, उसके बाद वही लंबाई 6 फीट की 5 फीट की हो जाती है। तो बुढ़ौती में आई है, कौन सा, अरावली पर्वत श्रेणी, लगभग इसकी ऊंचाई वही 900 से 1000 मीटर बस मुख्य ऊंचाई। यद्यपि सबसे ऊंचा शिखर जो इसका है यहीं पर है, सिरोही में, गुरु शिखर साथियों, गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। चलिए आज एक सवाल पूछ रहा, बहुत सिंपल सवाल है। अब कितना इसकी ऊंचाई है, बहुत ही सिंपल सवाल, हर जगह हर गली में मिलता है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूं आप भी इन्वॉल्व होइए। जो अरावली पर्वत श्रेणी है, यहां गुजरात से लेकर दिल्ली में रायसीना पहाड़ी कही जाती है। उसी रायसीना पहाड़ी पर आपका ये राष्ट्रपति भवन बसा हुआ है, बनाया हुआ है, राष्ट्रपति भवन बनाया हुआ पहाड़ी है। अब आप देखेंगे थोड़ा सा ऊंचा खाला पहाड़ी टाइप है, तो वही अरावली पर्वत का ही भाग है। गुजरात से लेकर कहां तक गई है, दिल्ली तक, और दिल्ली में जो हमारा राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना की पहाड़ियों पर बना है। रायसीना पहाड़ी माने दिल्ली में जानी जाती है, किसका भाग है, अरावली का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर, ठीक, ये कहां है, सिरोही जिला में, ठीक है, सिरोही जिला में। और एक क्या है सिरोही जिला में साथियों, माउंट आबू, नाम सुना होगा, माउंट आबू। माउंट माने पर्वत, माने एक हिल स्टेशन, पूरे राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, हिली शहर माने पहाड़ी शहर, एकमात्र खूबसूरत, किस जिले में, सिरोही जिले में, ठीक है। सिरोही जिले में माउंट आबू लगभग 22-23 किलोमीटर लंबा है, 8-9 किलोमीटर चौड़े में एक हिल स्टेशन है, पूरा पहाड़ी है, खूबसूरत जगह है माउंट आबू। माउंट आबू में तो बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, वहाँ टॉड रॉक है,
वहाँ सनसेट पॉइंट है, वहाँ हनीमून पॉइंट, बहुत सी चीज़ें हैं, देखेंगे हम लोग, धीरे धीरे देखेंगे, आपको फिगर सहित दिखाऊंगा तब जल्दी याद होगा। लेकिन वहाँ सबसे खूबसूरत चीज़ है क्या? दिलवाड़ा मंदिर, जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर साथियों। अभी थोड़ा सा फिगर दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत, 11वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ठीक है, इतना खूबसूरत है। उसमें ऋषभ देव का मंदिर भी है, उसमें महावीर स्वामी का भी मंदिर है, नेमिनाथ का मंदिर है, आदिनाथ का मंदिर है, 5 मंदिर बहुत ही खूबसूरत। कहते हैं कि ताजमहल में जो मकराना के संगमरमर लगे, और मकराना राजस्थान में ही है, तो मकराना के संगमरमर अगर वहां लगे हैं तो यहां भी लगे हैं, और इतना खूबसूरत बनाया गया है कि अंदर हाँ हीरे की आंखें लगी हुई हैं, ध्यान दीजिएगा, आदिनाथ की हीरे की आंखें लगी हुई है, और भी इतना खूबसूरत। आप केवल आप फिगर देख लीजिए, कहीं पर भी गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी आप समझ जाएंगे कि जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर गजब का है। यद्यपि वहाँ माना जाता है हिंदू और जैन धर्म दोनों का बड़ा पवित्र स्थल है, लेकिन जैनियों के लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत है वो 5 मंदिर। बाहर से भी बहुत खूबसूरत है, अंदर से तो है ही, लगेगा संगमरमर का पूरा चार्ट बिछा हुआ है। ठीक है, इतना खूबसूरत है। ताजमहल वगैरह आपको भूल जाएंगे। ठीक, फिलहाल तो माउंट आबू कहाँ है? सिरोही जिला में है। ठीक है, इसी का पार्ट है आपका गुरु शिखर भी है, सबसे ऊंचा। ठीक है, अब कितनी ऊंचाई आप बताइएगा? 1722, 1727 है, 1270 है, कितना है अब आप बताइएगा? मीटर। जबकि इसकी एवरेज ऊंचाई कितनी होती है? एवरेज ऊंचाई होती है 900 से 1000 मीटर, माने 1 किलोमीटर। जबकि हमारा एवरेस्ट का कितना? 8848 मीटर। ठीक है, तो माउंट आबू जैन धर्म का दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, ये है। अब एक चीज और आता है क्या? थार का मरुस्थल। ठीक, अभी हम लोग पॉइंट पर देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत से अभी इतना जान लीजिए, इसका बेस मैं बताऊंगा साथियों, बेस ही बता रहा हूं। इसका मुख्य चीजें और भी बहुत सी जो आप रटने लायक है, याद करने लायक है, फिगर से समझने लायक है, बिल्कुल भर्राटा याद हो जाएगा। क्योंकि हम एक प्रदेश को पूरे पढ़ रहे हैं, इसका कल्चरल सिस्टम पढ़ेंगे, इसके वाद्य यंत्र, इसके संगीत, इसका इतिहास, इसका भूगोल, इसका राजनीति, है ना, सब कुछ पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे पहले जानते चलें। पाली हमने देख लिया, जालौर थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, बट सिरोही देख ही लिया, उदयपुर देख ही लिया। डूंगरपुर साथियों, हाँ, डूंगरपुर से ये जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा 8 भारत के 8 प्रदेश से होकर गुजरती है। डूंगरपुर के बिल्कुल लास्ट से और बांसवाड़ा के बीचों बीच से होकर गुजरती है डूंगरपुर। 8, ठीक है, 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। अभी मैं दिखा दे रहा हूं, इधर गुजरात, राजस्थान, ठीक है, फिर इधर मध्य प्रदेश आ जाए। देखिए दिखने में लग रहा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो चूंकि हम राजस्थान को पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में ये देखेंगे कि डूंगरपुर के दक्षिणी साइड से और बांसवाड़ा के बिल्कुल बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है, हमारे 23.5 अंश। जबकि हमारा मुख्य कितना है, यार देखिए 23 अंश। 23 अंश पे हमारा सबसे लास्ट वाला है पॉइंट, हमने बताया 23 से 30, 23.03 अंश से 30.12, ठीक है। तो ये बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर। तो यहां पर लास्ट में लगभग थोड़ा सा पाकिस्तान को लेकर के यह है क्षेत्र थार का मरुस्थल, नाम सुना होगा। लगभग 85% भारत में है, 15% कहां है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में 2 मुख्य प्रांत हैं। पाकिस्तान में है सिंध और पंजाब, ठीक है। पाकिस्तान में वैसे भी साथियों, वैसे भी आपको पता होगा, पाकिस्तान में सिर्फ 4 ही प्रदेश होते हैं, ठीक है, 4 ही प्रदेश हैं ये। 4 प्रदेश वो है, आपको शायद याद आ गया हो, ठीक है, जो पुराने क्लास से मेरे जुड़े हुए हैं, ये 4 प्रदेश हैं, ठीक। चूंकि मैं भारत को भी ले रहा हूं, तो इस प्रकार से 4 प्रदेश आएगा। कौन? ये पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बलूचिस्तान, बस बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब। तो ये सिंध और पंजाब इससे सटे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, किससे सटे हुए हैं, भारत से। इधर पंजाब, इधर सिंध। तो ये जो है, यहां पर भी थार का मरुस्थल माने हमारे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, हमारे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जहां बहुत बड़े में है। अब इसको लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 80% समझिए, 85% हमारे भारत में, 15% वहां है। जिस प्रकार से
अरावली पर्वत लगभग 80% कहाँ है, राजस्थान में है और फिर अलग अलग जगहों पर है। ठीक है, थोड़ा सा हरियाणा में भी है, थोड़ा सा दिल्ली में है। ठीक, हरियाणा में भी अरावली पर्वत है, दिल्ली में भी है, इधर गुजरात में तो है ही। ठीक है, और एक चीज और, कर्क रेखा की बात करते करते हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, थोड़ा थोड़ा बेसिक जान है। मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए लोकेशन ये नहीं है, मैं बता रहा हूं, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक मात्र ऐसी नदी कर्क रेखा को 2 बार काट के खंभात की खाड़ी में मिलती है, हमारे गुजरात के पास गिरती है। ठीक, कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है, नाम सुनने रहेंगे तो सेकंड नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो थार का मरुस्थल बहुत बड़ा मरुस्थल, आपने देखा होगा कई कई किलोमीटर तक। यहां से घुसपैठिए आते थे पहले, अब तो मान लीजिए सरकारें बहुत जागरूक हो रही हैं, प्लस डिजिटल जमाना आ गया है, इतना जबरदस्त डिवाइस लग रहा है कि लोग पकड़े जा रहे हैं। फिर भी ऐसे ऐसे रेगिस्तान है कई सैकड़ों किलोमीटर तक कि आप जब आंधियां चलती है तो मर जाते हैं। 50 से 55 वहां का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। दूसरी बात, बालू में जल्दी गर्मी होती है, जल्दी ठंडी भी होती है, तो बहुत गर्म होता है वहां पर, बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। रात में आप ठंडी नहीं गुजार सकते हो। यहां पर एक छोटी सी किस्सा है, आपको याद हो जाएगा। रेगिस्तान में साथियों, मैं तो राजस्थान खूब टहला, लेकिन रेगिस्तान जाने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर आपने नाम खूब सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी जब परिव्राजक काल चल रहा था, जब घूम रहे थे, पैदल घूम रहे थे, संसार को जानने का प्रयास कर रहे थे, खास करके भारतीय संसार को, कि जनमानस वास्तव में क्या है, भारत में गरीबी किस स्तर तक है, वास्तव में क्या है भारत। हम लोग बाइक से एसी में रह के और फोर व्हीलर में नहीं समझ सकते भारत को। भारत को जानना है तो लोकल ट्रेन से यात्रा करो, स्वामी जी कहा करते थे। संपूर्ण भारत को जानना है तो चालू ट्रेन से यात्रा करो, असली मुसाफिर मिलते हैं, असली इंसान मिलते हैं। एसी में और स्लीपर में क्या मिलेंगे, जाइए आप उसमें देखिए, असली संसार मिलता है। वही हाल, ये पैदल चल रहे थे इसी में। अब उनको नहीं पता था कि वहां पर चूंकि पानी तो होता नहीं, इतने पानी कई कई किलोमीटर लोग जाते हैं, सर पे गगरे में पानी लेके आते हैं। अब तो धीरे धीरे मान लीजिए जो नहर निकाली गई है, इंदिरा नहर, उसकी वजह से बहुत जगह पानी थोड़ा सा जमने लगा है, जुटने लगा है। नहीं तो अरे बाप रे। लेकिन मेन रेगिस्तान में तो कुछ नहीं है। तो वहां पर टहल रहे थे बगल में, तब तक तो प्यास लगी, बेकल हो गए, बिल्कुल मरने कगार पे आ गए, बेहोश हो गए। तब तो वहां की कुछ महिलाएं पानी लेने जा रही थी, लेकर आ रही थी, तो उन्होंने छिड़का मुंह पर, पानी छिड़का। और जो कि उनका पहनावा आपने देखा ही है, यहाँ तक पूरा चुल्ला चुल्ली पहन के, तो उन्होंने छिड़का, उनके मुंह पर पानी छिड़का। उसके बाद पानी पिलाया। जब होश में आए तो एक लेडीज ने अपना मतलब कपड़ा फाड़ा और उनके सर पर बांधा कि आपको बहुत धूप लग रही है। फिर उन्होंने कहा, माँ आज से ये पगड़ी मेरे सर पर रहेगी, कभी नहीं उतरेगी। फिर तब से वो जिंदगी भर पगड़ी पहनते रहे। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान से बहुत लगाव था। अलवर से, मंगल सिंह, खेतड़ी से राजा अजीत सिंह, प्लस और भी बड़ी किस्सा है राजस्थान के। ठीक है, स्वामी विवेकानंद से संबंधित मैं थोड़ा बहुत किस्सा कहानी इसलिए बता दे रहा हूं कि आपको याद रहेगा, वो चीजें जल्दी से याद रहेगी। तो थार का मरुस्थल पश्चिमी भाग में है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है, जहां पर कई फिल्में आपने रेशमा और शेरा देखा होगा, आपने वो गाना सुना होगा, ऐ दिले नादान। ठीक है, जो रजिया सुल्तान फिल्म का गाना, या बहुत सी ऐसी फिल्में हैं। जब यहाँ पर लैला मजनू आपने देखा होगा, किस प्रकार से सब उसी में ढक जाते हैं। ठीक है, राजेंद्र कुमार का गीत आपने देखा होगा साथियों, गीत फिल्म। ठीक है, मेरे कहने से जिंदगी में अगर आप लोग थोड़ा सा फिल्मों को पसंद करते हैं तो रामानंद सागर की एक फिल्म है गीत, देखिएगा, बालू का प्रदेश वहां भी मिलेगा। ठीक है, तो जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, ये वो ऐसे से। हमने हनुमानगढ़ को अभी ज्यादा कुछ जाना नहीं, बस इतना ज्यादा, चुरू हनुमानगढ़ इतना, झुंझुनू अलवर माने मंगल सिंह, प्लस भरतपुर केवलादेव पक्षी अभयारण्य, प्लस धौलपुर सबसे छोटा। ठीक है, 12 कोटा से 2 इधर 12, और इधर सवाई माधोपुर और झालावाड़ और चित्तौड़। ठीक है, मेवाड़ में ये 4-5 जिले आते हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इधर हमारा सिरोही जिला में गुरु शिखर पर्वत है, जो अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है, प्लस वहीं पर माउंट आबू है। माउंट आबू एक ऐसा क्षेत्र है जो खूबसूरत क्षेत्र है, जहां पर जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का समूह है, जो पहले जो तीर्थंकर थे, ठीक है, आदिनाथ और पार्श्वनाथ का, ऋषभदेव का, प्लस महावीर स्वामी जो मुख्य संस्थापक थे, सबका मंदिर बना हुआ है, खूबसूरत खूबसूरत। ठीक है,
जयपुर चले पिंक सिटी तो हम लोग देखेंगे, बाद में देखेंगे। सही बताएं, कहा जाता है इसमें इतने खिड़की हैं, हजारों खिड़की हैं। मैं तो गया, सही बताऊं साथियों, बिल्कुल मजा नहीं आया। इतनी छोटी छोटी खिड़कियां हैं, कहीं कुछ नहीं, अगल बगल इतने रोड हैं। कहा जाता था कि जहां आप बैठो वहां हवा के झुरझुर 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 आपको मिलेंगे, पाल नहीं मिलेंगे, नहीं कच्छ नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई हवा नहीं। मुझे सबसे बकवास अगर कहीं लगा तो जयपुर में। जयपुर साथियों बुरा मत मानना, लेकिन रियल जो चीज़ है तो है। जयपुर लग रहा था कि पिंक सिटी रंगा हुआ है, इस समय जैसे काशी रंगा हुआ है, तो ठीक है पिंक तो लगता है, लेकिन उस हवा महल में कुछ नहीं लगा हमको। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से जो रोड वगैरह घिर गए हैं, तो हवा कहाँ से आएगा, रोड बने बिल्डिंगें आ गई हैं जो। ठीक है, अब करौली, एक लोग साथियों करौली से, खुद करौली से क्या 2 लोग जुड़े हैं, तो इसके बारे में बाद में देखेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा फिगर देखते हुए चलें, फिगर देखते हुए चलें। हाँ, एक चीज देखिए, एक चीज देखिए, रेड क्लिफ लाइन, आपने नाम सुना होगा साथियों। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान का सीमा निर्धारण करता है। एक ऐसा अंग्रेज था, अभियंता भी था, वकील भी था। ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊंगा बाद में। ये 2 देशों से सीमा हमारा बनाता है, भारत और पाकिस्तान। चूंकि पाकिस्तान के 2 देश थे, मतलब 2 प्रदेश थे, एक तो इधर सटा हुआ था, एक बांग्लादेश जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। बांग्लादेश जो आज बांग्लादेश है, उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा था। तो उसका भी पूरा बॉर्डर, कौन कौन भारत में रहेगा, कौन कौन बांग्लादेश में रहेगा, रेड क्लिफ नामक अंग्रेज ने बनाया था। और ये देखिए रेड क्लिफ, ये यहां से रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन किसने बनाया था, रेड क्लिफ नामक अंग्रेज ने बनाया था। भारत पाकिस्तान का सीमा निर्धारित करता है। और ये देखिए राजस्थान में इधर ये चारों हैं, प्लस इधर गुजरात में है, प्लस इधर कश्मीर में रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिफ लाइन, प्लस इधर बांग्लादेश का भी। ठीक है, अभी हम लोग उसको भी देख लेते हैं, बांग्लादेश का भी है। चलिए, इसमें तो नहीं है। हाँ, अब देखिए ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा साथियों 8 प्रदेश से होकर गुजरते हमारे भारत में। अब देखिए ये गुजरात थोड़ा सा बीच से, कर्क रेखा जो 23.5 अंश पर है उत्तर में, गुजरात, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, इधर देखिए राजस्थान, देखिए ये है, ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ देखिए ये है, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये तो 6 मुख्य भूमि से हो गया। ये हमारा बांग्लादेश है, जिसको मैं अभी बता रहा था, ये बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर, ये रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ। तो अब देखिए इधर तो बांग्लादेश चूंकि दूसरा देश है, उसके बगल में त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, माने 8 प्रदेश को काटते हुए कर्क रेखा गुजरते बीच में से। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। छठो इधर हो गया, बीच में आपका बांग्लादेश नामक देश हो गया। फिर उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम हो गया, त्रिपुरा मिजोरम। ठीक है, राजस्थान में कहाँ कहाँ, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, ये काटते हुए चलते। देखिए भारत में कर्क रेखा, ठीक, भारत में कर्क रेखा। अब देखिए ये चलिए माही नदी को क्या दिखाना बाद में। ये देखिए जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर, इतना खूबसूरत बाहर से देखने में लग रहा है, अंदर तो कयामत का दृश्य है, पूरा संगमरमर का बना हुआ। देखिए इधर ये अरावली पर्वत, अरावली पर्वत का ये दृश्य अगर देख सकते हैं तो देखिए, निहार सकते हैं तो निहारिए। अंदर की थोड़ी सी चित्रकारी मैंने बताया, दिखाया, चित्रकारी नहीं है, ये स्कल्पचर है, माने मूर्तिकारी है। गजब का पहाड़ों को काट काट कर बनाया गया है, संगमरमर को लगा लगा कर बनाया गया है। ठीक है, ये और रही ये बड़ा खूबसूरत, देखिए इधर, इधर बड़ा खूबसूरत ये जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर, ये भी है। ठीक है, अरावली पर्वत पर पहाड़ों को काट कर नहीं बनाया गया, स्पेशली संगमरमर। तो संगमरमर भी तो एक पत्थर है। ठीक है, आजकल ग्रेनाइट का जमाना चल रहा है, घरों में यूज करने का। ग्रेनाइट सबसे ज्यादा वहीं मिलता है, राजस्थान से ही लोग लेके आ रहे हैं ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट। अब देखिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, रेड क्लिफ लाइन। देखिए रेड क्लिफ लाइन, ये इधर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, इधर ये बांग्लादेश। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947, और ये 17 अगस्त को हुआ था, जानते ना, 15 अगस्त को हम लोग आजाद हुए, 17 अगस्त को बॉर्डर बना। लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में श्री रेड क्लिफ को भारत पाक बंटवारे की जिम्मेदारी दी थी। रेड क्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को विभाजन रेखा सार्वजनिक की, यही है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है,
आज भी रेड क्लिफ लाइन ही भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा तय करती है। ठीक, तो हो सकता है बांग्लादेश के बारे में आप न जान रहे हो, तो बांग्लादेश ये है, बांग्लादेश की सीमा और पाकिस्तान की सीमा ये निर्धारित करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हमारा है, ये है थार का मरुस्थल। देखिए मरुस्थल, मरुस्थल जहां देखे जहां नजर जाएगी वहां रेगिस्तान, वहां बालू, कई कई 100 किलोमीटर यहीं पर बालू मतलब ऊंट जो है घोड़े की तरह भागते हैं। फिलहाल देखिए, देखने से डर लगता है कि जहां खेजड़ी के वृक्ष हैं, जहां पर कटीले, क्योंकि कांटों में नमी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, वहां पर बारिश तो होती नहीं, ज़्यादा बारिश बहुत कम होती है, 5 से 25 सेंटीमीटर बस बारिश होती है, ध्यान दीजिएगा। और बारिश कम होती है तो ऐसे पेड़ वहां पर उगते हैं जो बारिश सोखने की क्षमता रखते हैं, इसलिए कांटों में, पत्तियां कांटों में बदल जाती है। तो कैक्टस वगैरह, नागफनी वगैरह का पेड़ वहां ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। ये देखिए ये है, और इससे भी भयानक अगर देखेंगे, ये देखिए मजनू भाई साहब जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं कि पैदल जा रहे हैं, मजनू लैला मजनू आप देखेंगे ऋषि कपूर वाली फिल्म, उसमें भी बहुत गाना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ठीक है, अब इधर देखिए ये अरावली पर्वत, साथियों अरावली पर्वत देखिए, इधर अरावली पर्वत इधर चौड़ा है, सिरोही में देखिए, सिरोही में गुरशिखर है उसका, और ये अरावली पर्वत इतने इतने प्रदेशों से होकर, मैं इसका पूरा डिटेल बताऊंगा, कितने कितने जिलों में, प्रदेश नहीं सॉरी, जिलों से, कितने कितने जिलों से होकर कितने जिलों में इसका विस्तार है, और थार का मरुस्थल का कितने जिलों में विस्तार है। उधर तो है ही, मतलब जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, इधर तो है, जोधपुर में भी थोड़ा सा, माने कहां कहां सटा है, प्लस पाकिस्तान में 2, पंजाब और सिंध, पंजाब और सिंध। चलो एक सवाल और कर रहा हूं, वेरी वेरी इजी, पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, किस नाम से जानते हैं थार के मरुस्थल, खास करके पंजाब में, पंजाब में, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब में अरावली, बूंदी, कोटा, कोटाबार। ठीक है, अब धीरे 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 परिचित होंगे। ये देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला बीचों बीच से गुजर रही है, बिल्कुल 2 तरफ को भाग कर रही है। ठीक है, और चलिए यहाँ पर हमारा ये हो गया, मैप हो गया। चलिए मैप को काफ़ी धीरे धीरे हम लोग जानते चले जा रहे हैं। अब राजसमंद को देखा, चित्तौड़ को देखा, है ना। अभी राजसमंद की कहानियाँ नहीं सुनी है, सिरोही को जाना हमने, पाली को जाना, इधर जालौर को छोड़ दीजिए, जालौर, प्रतापगढ़ वो वाला प्रताप, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ नहीं, ये राजस्थान का प्रतापगढ़, झालावाड़ आप समझ गए, बारा समझ गए, बारा क्योंकि कोटा से रिलेटेड है, कोटा समझ गए। अब कोटा के आगे बूंदी, टोंक और जयपुर ये सब चलते रहेंगे। ठीक है, नागौर। अब आते देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना था, क्या क्या छूट गया। अक्षांश देशांतर हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, अक्षांश देशांतर पढ़ लिए हम लोग, कर्क रेखा पढ़ लिए, माही नदी पढ़ लिए, रेड क्लिफ रेखा पढ़ लिए, सीमा, सीमा सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश लगती है 1600 किलोमीटर, और सबसे छोटी सीमा आपका पंजाब से 89 किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल जिला में मैंने बताया सबसे बड़ा जैसलमेर और सबसे छोटा धौलपुर 38,000, ठीक है, और वो 3,000 मात्र। झालावाड़ और बाड़मेर, ठीक है, सबसे बड़ी सीमा बनाता है झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश से, और बाड़मेर गुजरात से सबसे छोटा जिला बनाता है, सबसे छोटा सीमा का। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मैंने बताया, श्री गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्यीय भी। उधर वो पंजाब से मिलता है और पाकिस्तान से, इधर ये गुजरात से मिलता है और पाकिस्तान से। ठीक है, कौन? बाड़मेर, बाड़मेर। और ऊपर क्या था? श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, ठीक है। कोटा मैंने बताया 2 जगह से, सवाई माधोपुर और बारा, और इधर झालावाड़ और चित्तौड़, ठीक है, दोनों को मध्य प्रदेश से सीमा बनवाता है। थार का मरुस्थल हमने देखा थोड़ा थोड़ा, अरावली पर्वत को देखा, और माउंट आबू को जैन दिलवाड़ा मंदिर देखा। माउंट आबू पर आप जाएंगे तो टॉड रॉक है, एक मेढक की तरह रॉक है, ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको फिगर में। धीरे 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 आप भी थोड़ा सर्च करिएगा उसके बारे में, चाहे गूगल पे, चाहे और लोगों के वीडियो, चाहे जैसे भी, कुछ ना कुछ तो आपको नया मिलेगा ही। ठीक है, मैं अपने स्टाइल में दूंगा, आप अपने स्टाइल में देखेंगे, लेकिन जानिएगा कहीं से एक भी चीज़ संपूर्ण नहीं होता है, इसलिए थोड़ा बहुत अपने से एक्स्ट्रा प्रयास किया करिए। ठीक, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आज भी मजबूत हुआ होगा, इसके आगे और भी मजबूत होगा। अभी हम लोग भूगोल ही पढ़ रहे हैं, इतिहास बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे भूगोल के बाद थोड़ा झील झरना और नदी नाला पढ़ लिया जाए, तब उसके बाद इतिहास में आ जाए, जब मजा आएगा।
राजस्थान का इतिहास पढ़ने में। ठीक है, चलिए बताइएगा कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा लगा तो, बुरा लगा तो बताइएगा जरूर। ठीक है, नमस्कार।